नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी मुरादाबाद की है। ये बात 2020 की है। मुरादाबाद में एक जगह है सिरकोई भूड़। इसी जगह पर रहने वाली वीरवती रोजाना की तरह सुबह की सैर के लिए निकली थी। गली नंबर 1 में एक युवक की लाश देखकर दंग रह गईं। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो यह लाश उनके सगे भांजे शिव कुमार की थी, जो उसी गली में रहता था। शिव कुमार के सिर को किसी ने कुचल दिया था और पास ही खून से सनी कीट पड़ी थी। वीरवती रोती बिलखती शिव कुमार के घर पहुंची और परिवार को इस हादसे की खबर दी। शिव कुमार के पिता राम कुमार और अन्य परिवारजन घटनास्थल पर पहुंचे। ईंट देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया कि शिव कुमार की हत्या उसी ईंट से की गई थी। शिव कुमार की मौत की खबर सुनकर घर वालों की चीख पुकार मच गई। उनकी आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग भी मौके पर जमा हो गए। थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और घटनास्थल पर भारी भीड़ लग गई। सभी सोच रहे थे कि शिव कुमार की हत्या आखिर किसने और क्यों की। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। थाना मझोला के प्रभारी राकेश कुमार सिंह, जो रात की गश्त से लौटे ही थे, खबर मिलते ही अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने लाश और आसपास का जायजा लिया। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने खून से सनी ईंट को कब्जे में ले लिया, जिससे शिव कुमार का सिर कुचला गया था। सूचना मिलने पर एसपी अमित कुमार आनंद और तत्कालीन एएसपी दीपक भूकर भी घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पहले से मृतक के घर वाले मौजूद थे और शिव कुमार की पहचान हो चुकी थी। शिव कुमार का सिर जिस तरह कुचला गया था, उसे देखकर पुलिस को लगा कि यह हत्या किसी गहरी दुश्मनी का नतीजा हो सकती है। पुलिस ने मृतक के घर वालों और आसपास के लोगों से पूछताछ की। इसके बाद शिव कुमार का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पूछताछ में शिव कुमार की पत्नी रीनू ने बताया कि उनके पति ने 2 लोगों से कर्ज लिया था। कर्ज न चुकाने के कारण वे लोग शिव कुमार को परेशान कर रहे थे। रीनू का शक था कि हो सकता है उन्हीं लोगों ने शिव कुमार की हत्या की हो। वही शिव कुमार के छोटे भाई राजकुमार ने हत्या का आरोप मृतक के साढ़ू कपिल उर्फ मोनू पर लगाया। राजकुमार ने सीधे थाने जाकर कपिल उर्फ मोनू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस अब इन दोनों पहलुओं पर जांच में जुट गई। पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज होते ही कार्रवाई तेज कर दी। संदिग्ध कपिल, जो मुरादाबाद के लाइन पार इलाके के प्रकाशनगर में रहता था, घर पर नहीं मिला। यह देख पुलिस का शक और बढ़ गया। कपिल को पकड़ने के लिए थाना प्रभारी ने मुखबिरों को काम पर लगा दिया। 23 जून को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कपिल उर्फ मोनू को मुरादाबाद दिल्ली हाईवे पर बस स्टॉप से गिरफ्तार कर लिया। वह दिल्ली भागने की कोशिश में था। कपिल को थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सच कबूल कर लिया। कपिल ने खुलासा किया कि शिव कुमार की हत्या में वह अकेला नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी रीनू भी शामिल थी। इस बयान के बाद जो कहानी सामने आई वह हैरान कर देने वाली थी। महानगर मुरादाबाद के सिरकोई भूड़ मोहल्ले में राम कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में 4 बेटियां और 2 बेटे थे। राम कुमार मुरादाबाद के जलकल विभाग में नलकूप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे और इसी नौकरी से अपने परिवार का गुजारा करते थे। 2007 में उन्होंने अपने बड़े बेटे शिव कुमार की शादी मुरादाबाद जिले के मजरा गांव निवासी नरेश कुमार की बेटी रीनू के साथ कर दी। जैसे जैसे राम कुमार की रिटायरमेंट का समय नजदीक आ रहा था, उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। इसकी वजह यह थी कि उनके दोनों बेटे पढ़ाई लिखाई में उतने काबिल नहीं थे कि अपने पैरों पर खड़े हो सकें। करीब 2 साल पहले राम कुमार रिटायर हो गए, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उन्होंने नगर आयुक्त संजय चौहान से निवेदन कर अपने बड़े बेटे शिव कुमार को झलकल विभाग में संविदा पर नलकूप चालक की नौकरी दिलवा दी। शिव कुमार की ड्यूटी कांशीराम नगर में लगी थी, जो उसके घर से ज्यादा दूर नहीं थी। शिव कुमार का काम नलकूप चलाकर पानी का टैंक भरना था। बेटे की नौकरी लग जाने के बाद राम कुमार को थोड़ी राहत मिली थी। कांशीराम नगर के पास बुद्धा पार्क था, जहां सैकड़ों लोग घूमने आते थे और वहां हमेशा चहल पहल रहती थी। इसी पार्क के बाहर कपिल उर्फ मोनू फास्ट फूड का काउंटर लगाता था। वह शहर के लाइन पार स्थित प्रकाश नगर में रहता था और अपने स्वादिष्ट फास्ट फूड के लिए मशहूर था। कपिल के पास हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती थी। शिव कुमार की पत्नी रीनू भी अक्सर कपिल का फास्ट फूड खाने जाती थी। कपिल बहुत बातूनी था और रीनू को भी उससे बात करना अच्छा लगता था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई।
इसके बाद कपिल रीनू के कहने पर उसके घर बर्गर, पिज्जा और अन्य खाने पीने का सामान देने के बहाने जाने लगा। दोनों के बीच फोन पर बातें करने का सिलसिला बढ़ा और जैसे जैसे बातचीत बढ़ी, दोनों का एक दूसरे की तरफ झुकाव भी बढ़ गया। रीनू ने यह भी भूल लिया कि वह शादीशुदा और 4 बच्चों की मां है। वह कपिल के आकर्षण में बंध चुकी थी और यह महसूस नहीं कर पा रही थी कि जो वह कर रही है वह सही नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। शिवकुमार की अक्सर रात की ड्यूटी होती थी। जब वह ड्यूटी पर चला जाता तो रीनू कपिल को फोन कर अपने घर बुला लेती थी। इसके बाद दोनों अपने इमोशंस और इच्छाओं को पूरा करते थे। करीब 2 साल से रीनू और कपिल का यह सिलसिला चल रहा था और रीनू किसी भी कीमत पर कपिल से दूर नहीं होना चाहती थी। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। रीनू ने कपिल के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वह उसकी छोटी बहन रिंकी से शादी कर ले तो इस रिश्ते की आड़ में उनके संबंध यूं ही बने रहेंगे और किसी को भी शक नहीं होगा। कपिल को यह प्रस्ताव समझ में आ गया। रीनू और कपिल ने अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए एक योजना बना ली थी, लेकिन यह योजना शिवकुमार के बिना सफल नहीं हो सकती थी। इसीलिए एक दिन रीनू ने अपने पति से कहा, हम लोग काफी दिनों से रिंकी के लिए लड़का तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बन पाई। हम लोग जिस कपिल के पास फास्ट फूड खाने जाते हैं वह मुझे ठीक लगा, तुम उससे बात करके देखो। शिवकुमार को पत्नी की चाल का कोई अंदाजा नहीं था। उसे कपिल अच्छा लड़का लगा क्योंकि वह अच्छा कमा रहा था। उसने सोचा कि अगर रिंकी की शादी कपिल से हो जाती है तो वह खुश रहेगी। इसके बाद शिवकुमार ने कपिल से अपनी साली रिंकी के साथ शादी का प्रस्ताव रखा। कपिल ने जवाब दिया कि पहले वह लड़की को देखेगा, फिर कोई निर्णय लेगा। तय समय पर रीनू ने अपने घर पर लड़की दिखाने का प्रोग्राम तय कर लिया। कपिल अपने घर वालों के साथ रीनू के घर पहुंचा। उन्होंने लड़की को पसंद कर लिया। आगे की बातचीत करने के बाद रिंकी से कपिल की शादी हो गई। ये करीब 1.5 साल पहले की बात है। शिवकुमार ने साली की शादी में दिल खोलकर पैसा खर्च किया। रिंकी से शादी हो जाने के बाद कपिल का रीनू के घर आना जाना बढ़ गया। अब दोनों रिश्तेदार हो गए थे, इसलिए दोनों के रिश्ते पर किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन गलत काम ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता। एक न एक दिन पोल खुल ही जाती है। कोरोना महामारी के बाद पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद कपिल का फास्ट फूड का काउंटर भी बंद हो गया था। इसके बाद वह अक्सर रीनू के घर पर ही पड़ा रहने लगा। शिवकुमार को शक हुआ कि वह उसके घर पर ही क्यों पड़ा रहता है। उसने कपिल पर निगाह रखनी शुरू कर दी। अपनी पत्नी और कपिल के व्यवहार से शिवकुमार को शक हो गया कि दोनों के बीच जरूर कोई चक्कर चल रहा है। शिवकुमार की नजरों में चढ़ा। इस बारे में उसने पत्नी से बात की तो रीनू ने उसे समझाया कि लॉकडाउन में काम बंद पड़ा है, इसलिए कपिल यहां आ जाता है। लेकिन शिवकुमार पत्नी की इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ। तब उसने पत्नी के साथ सख्ती बरती। उसने अपने साढ़ू कपिल से भी कह दिया कि वह घर न आया करे। पति की यह बात रीनू को बहुत बुरी लगी। वह कपिल के पक्ष में खड़ी हो गई। उसने कहा कि जब ये हमारे रिश्तेदार हैं तो इन्हें आने से कैसे रोक सकते हैं। इस बात को लेकर शिवकुमार और कपिल के बीच कई बार झगड़ा हुआ। इसके बाद भी कपिल ने रीनू के पास आना बंद नहीं किया। शिवकुमार रात को जब अपनी ड्यूटी पर चला जाता, कपिल उसके घर पहुंच जाता था। 19 जून की रात को करीब 12 बजे शिवकुमार अपनी ड्यूटी पर चला गया। पति के जाते ही मीनू ने फोन करके कपिल को घर बुला लिया। इसके बाद दोनों अपनी हसरतें पूरी करने में जुट गए। उधर 3-4 घंटे में पानी का टैंक भरने के बाद शिवकुमार सुबह करीब 4 बजे घर लौट आया। दरवाजा खुलवाने के लिए उसने रीनू को आवाज दी, लेकिन वह कपिल के साथ रंगरलियां मना रही थी। शिवकुमार की आवाज सुनकर दोनों हड़बड़ा गए। अपने कपड़े संभालती हुई रीनू दरवाजा खोलने आई। उस समय शिवकुमार शराब के नशे में था। उसने कमरे में कपिल को देखा तो आग बबूला हो गया। उसे समझते देर न लगी कि कमरे में क्या हो रहा था। गुस्से में आग बबूला शिवकुमार कपिल से भिड़ गया। रीनू उसका बचाव करने के लिए सामने आई तो शिवकुमार ने पत्नी को भी गालियां दी। शोर शराबा हुआ तो रीनू और कपिल को विश्वास हो गया कि अब उनकी पोल खुल जाएगी। लिहाजा दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर आंखों ही आंखों में इशारा कर एक षड्यंत्र रच लिया। इस षड्यंत्र के तहत कपिल ने शिवकुमार को बिस्तर पर गिरा लिया और उसके सीने पर सवार हो गया। तभी रीनू ने तकिया उठाकर कपिल को दे दिया। कपिल ने तकिया शिवकुमार के मुंह पर रखकर जोरों से दबाया। रीनू ने पति के पैर दबा रखे थे। सांस घुटने से कुछ ही देर में शिवकुमार की मौत हो गई। खुद को बचाने के लिए दोनों ने शिवकुमार की लाश गली में डाल दी, वह कहीं जीवित न रह जाए।
इसलिए कपिल ने गली में पड़ी एक ईंट से शिवकुमार के सिर को बुरी तरह से कुचल दिया। इस काम को अंजाम देने के बाद कपिल अपने घर चला गया। सुबह करीब 5 बजे जब शिवकुमार की मौसी वीरवती घर से सैर के लिए निकली, तब उन्होंने गली में शिवकुमार की लाश देखी। इसके बाद उन्होंने शोर मचाकर हत्या की जानकारी घर वालों को दी। कपिल से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने रीनू को भी गिरफ्तार कर लिया। रीनू ने भी पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने 23 जून 2020 को कपिल कुमार उर्फ मोनू और रीनू को शिव कुमार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जिला जेल भेज दिया। आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की है। ये बात 2019 की है। गोरखपुर जिले में एक इलाका है चौरी चौरा। चौरी चौरा में एक मोहल्ला है ओमनगर। इसी मोहल्ले में अनिल कुमार पांडेय अपने परिवार के साथ रहते थे। वे एक विद्यालय में शिक्षक हैं। 10 सितंबर 2019 की शाम करीब 5 बजे अनिल कुमार के व्हाट्सएप पर एक मैसेज और कुछ तस्वीरें आईं। मैसेज में लिखा था, मैंने तुम्हारी बेटी से बदला ले लिया है, उसकी हत्या कर दी है और लाश ऐसी जगह फेंकी है कि तुम 7 जन्मों तक भी उसे नहीं ढूंढ पाओगे। अनिल पांडे हैरान थे कि ऐसा भद्दा मजाक कौन कर सकता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने मैसेज के साथ आई तस्वीरों को गौर से देखा, उनका दिमाग सुन्न हो गया। मोबाइल उनके हाथ से छूटने ही वाला था। जो 3-4 तस्वीरें आई थीं, वो उनकी दूसरी बेटी काजल की थीं। तस्वीरों को देखकर साफ लग रहा था कि काजल की हत्या कर दी गई है और उसकी लाश जंगल में फेंकी गई है। उसके सिर से खून बह रहा था। मुंह और दोनों पैर कपड़े से बंधे हुए थे और हाथ पीछे की ओर बंधे थे। घबराए हुए अनिल मोबाइल लेकर तुरंत अपनी पत्नी के पास पहुंचे और बच्चों को भी पास बुला लिया। अनिल ने जैसे ही मोबाइल अपनी पत्नी को दिखाया, पत्नी और बच्चों ने काजल की लाश की तस्वीरें देखीं। यह देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं और मुंह से जोर की चीख निकल गई। घर में मातम छा गया और रोना पीटना शुरू हो गया। घर से आती चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी वहां इकट्ठा हो गए। जब उन्हें पता चला कि काजल की हत्या कर दी गई है, तो सभी के चेहरों पर गहरी उदासी छा गई। पड़ोसियों ने अनिल को सलाह दी, यह मामला पुलिस का है, तुरंत थाने जाकर पुलिस को खबर देनी चाहिए ताकि वे काजल की लाश का पता लगा सकें। पड़ोसियों की बात मानकर अनिल पांडे उनके साथ चौरी चौरा थाने पहुंचे। उस समय शाम के करीब 7 बज रहे थे। थाने में थाना प्रभारी नीरज राय मौजूद थे। अनिल ने पूरी घटना की जानकारी उन्हें दे दी। थाना प्रभारी नीरज राय ने व्हाट्सएप पर आई तस्वीरों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अनिल पांडेय से पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? इस पर अनिल पांडेय ने पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों के नाम बताए। उन्होंने बताया, इनसे हमारा पिछले कुछ महीनों से विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते उन्होंने हमें धमकी दी थी कि वे हमारे परिवार के किसी सदस्य की हत्या कर देंगे। थाना प्रभारी नीरज राय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अनिल पांडेय की निशानदेही पर तीनों युवकों को उनके घरों से हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने ले आए। ये तीनों युवक पांडेय जी के पड़ोसी थे। पुलिस ने पूरी रात उनसे सख्ती से पूछताछ की, लेकिन कोई ऐसा सबूत या वजह सामने नहीं आई जिससे साबित हो सके कि काजल की हत्या उन्हीं ने की थी। आखिरकार पुलिस ने उन्हें कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया। अगले दिन सुबह पुलिस को एक चौंकाने वाली सूचना मिली। खबर यह थी कि बीते दिन 2 युवकों को काजल का अपहरण करते हुए देखा गया था। इस जानकारी के आधार पर अनिल पांडेय ने भोपा बाजार चौराहे पर मोबाइल की दुकान चलाने वाले अनूप जायसवाल और उसके कर्मचारी विजय पाठक के खिलाफ नामजद शिकायत थाना प्रभारी को दी। इसके पीछे एक खास वजह थी जिसे अनिल पहले से जानते थे। अनिल पांडेय ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी काजल और विजय पाठक के बीच कई दिनों से किसी बात को लेकर गहरा विवाद चल रहा था। उन्होंने शक जताया कि संभव है विजय ने दुकानदार अनूप जायसवाल के साथ मिलकर काजल का अपहरण किया हो और फिर उसकी हत्या कर लाश जंगल में फेंक दी हो। अनिल पांडेय की इस बात में थाना प्रभारी नीरज राय को भी दम नजर आया। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने विजय पाठक और अनूप जायसवाल के खिलाफ अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने दोनों को भोपा बाजार स्थित मोबाइल की दुकान से हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी नीरज राय ने काजल की हत्या की जानकारी पहले ही एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता और सीओ सुमित शुक्ला को दे दी थी। वह उन्हीं के निर्देश पर हर कदम फूंक फूंक कर उठा रहे थे। जब पुलिस ने अनूप जायसवाल से पूछताछ की तो उसने बताया, काजल को मेरे यहाँ काम पर लाने वाला विजय पाठक था। वह मेहनती लड़की थी,
लेकिन इसके अलावा मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। विजय पाठक ने पुलिस को बताया, मैं पांडेय जी के पड़ोस में रहता हूं, इसलिए उनके परिवार को अच्छी तरह जानता हूं। कुछ दिनों पहले काजल ने मुझसे कहा था कि वह कोई नौकरी करना चाहती है। इस पर मैंने अपने दुकान मालिक से बात की और काजल को उसी दुकान में नौकरी दिला दी। कुछ दिनों बाद काजल की बड़ी बहन सीमा ने भी काम करने की इच्छा जताई और कहा कि जहां काजल काम करती थी वहीं उसे भी नौकरी दिलवा दी जाए। जब काजल को इस बात का पता चला तो वह विजय से झगड़ने लगी। उसने कहा, अगर मेरी बहन को यहां नौकरी पर रखवाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बात को लेकर काजल और विजय के बीच मतभेद हो गया था। विजय ने बताया कि आप चाहें तो सीमा से इस बारे में पूछ सकते हैं। पुलिस ने सीमा से पूछताछ की और उसने भी विजय की बातों का समर्थन किया। इससे यह साफ हो गया कि विजय पाठक जो कह रहा था वह सही था। लेकिन काजल की लाश की तस्वीर को नकारा नहीं जा सकता था और यह सवाल अब भी बने हुए थे कि आखिर काजल की हत्या कैसे हुई। पुलिस इस उलझन में फंस गई कि अगर काजल की हत्या अनूप और विजय ने नहीं की तो फिर किसने की। हर पहलू की जांच करने के बाद भी मामला साफ नहीं हो रहा था। आखिर यह माजरा है क्या? पुलिस अब इस सोच में थी कि यह माजरा क्या है और हत्या की गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। 12 सितंबर 2019 को सीओ सुमित शुक्ला ने थाना प्रभारी नीरज राय और स्वाट टीम के प्रभारी के साथ अपनी ऑफिस में एक मीटिंग की। इस मीटिंग में यह तय किया गया कि काजल हत्याकांड को सुलझाने के लिए काजल के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स 15 दिन पहले तक निकलवाई जाए। पुलिस को उम्मीद थी कि कॉल डिटेल्स से इस मामले का हल निकल सकता है। इसके बाद सीओ सुमित शुक्ला ने काजल की लाश की तस्वीर को कंप्यूटर में बड़ा करके देखा। तस्वीर में काजल के सिर के जिस हिस्से से खून बह रहा था वहां कोई चोट का निशान नहीं दिख रहा था। यह देखकर वे बहुत हैरान हो गए क्योंकि इससे मामला और भी उलझा हुआ लग रहा था। हैरानी की बात तब सामने आई जब काजल के सिर से बहते खून का निरीक्षण किया गया। जांच में यह पाया गया कि माथे पर जो खून जैसा पदार्थ था वह असल में खून नहीं था। अगर वह खून होता तो वह सूख कर काला पड़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यह बात पुलिस को शक करने पर मजबूर कर रही थी। इस कारण सीओ सुमित शुक्ला को मामला पूरी तरह संदिग्ध लगने लगा। जब काजल हत्याकांड संदिग्ध हुआ तो सीओ सुमित शुक्ला और थाना प्रभारी नीरज राय ने काजल के घर से दुकान आने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की। उन फुटेज में काजल कहीं भी नजर नहीं आई, जिससे मामला और पेचीदा हो गया। पुलिस ने फिर से काजल की कॉल डिटेल्स की जांच की तो यह सामने आया कि काजल के घर से निकलने के कुछ देर बाद ही यानी 9:30 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। इसके बाद से उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। इसके बाद पुलिस विजय और अनूप से काजल के बारे में फिर से पूछताछ की। पूछताछ में विजय और अनूप ने बताया कि 10 सितंबर को काजल ड्यूटी पर आई ही नहीं थी। यह सुनकर पुलिस और भी परेशान हो गई। पुलिस अब इस सोच में थी कि अगर काजल घर से निकली थी तो वह दुकान क्यों नहीं पहुंची। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए पुलिस जेल से लौटकर सीधे अनिल पांडेय के घर पहुंची। पुलिस ने इस बार पांडेय परिवार के सभी सदस्यों से अलग अलग पूछताछ की, लेकिन सबके बयान एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे, जिससे मामला और उलझ गया। पुलिस को जो शक था वह अब सही साबित हो रहा था। पूछताछ के दौरान पुलिस को यह पता चला कि काजल की हत्या नहीं हुई, बल्कि वह अपनी मर्जी से कहीं चली गई है, यानी काजल जिंदा है। अब काजल को ढूंढना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। पुलिस को लगता था कि काजल किसी न किसी से बात जरूर करेगी, इसलिए उन्होंने अनिल पांडेय, उनकी पत्नी और बड़ी बेटी सीमा के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगा दिया। इस बारे में परिवार के किसी सदस्य को नहीं पता था। पुलिस की मेहनत रंग लाई। 13 सितंबर को सीमा के मोबाइल पर उसके फुफेरे भाई राजमणि पांडेय का फोन आया। राजमणि ने सीमा से काजल के मामले में पुलिस की जांच के बारे में पूछा तो सीमा ने उसे पूरी बात बता दी। पुलिस को राजमणि की बातचीत से उस पर शक हो गया। उन्होंने राजमणि का मोबाइल नंबर भी सर्विलांस पर लगा दिया। इससे पुलिस को काजल की लोकेशन फिरोजाबाद में मिली। जैसे ही पुलिस को काजल की लोकेशन फिरोजाबाद का पता चला, उन्होंने काजल को जिंदा बरामद करने के लिए तुरंत फिरोजाबाद रवाना हो गई। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि काजल कुछ समय पहले ही वहां से जा चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि कोई ऐसा था जो पुलिस की हर हलचल और सूचना काजल तक पहुंचा रहा था। इसी वजह से पुलिस की टीम फिरोजाबाद से खाली हाथ गोरखपुर लौट आई। इस बीच पुलिस को काजल का नया फोन नंबर मिल गया था,
जिसे उन्होंने भी सर्विलांस पर लगा दिया। 15 सितंबर की सुबह सर्विलांस से काजल के फोन की लोकेशन बस स्टैंड के पास मिली। पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में बस स्टैंड पहुंची और चारों ओर से उसे घेर लिया ताकि वह भाग न सके। बस स्टैंड पर नीले रंग की फ्रॉक और उसी से मेल खाते लाल रंग के प्लाजो में एक खूबसूरत युवती और एक युवक खड़े थे। वे किसी का इंतजार कर रहे थे और उनके हाव भाव से पुलिस को दोनों पर शक हुआ। पुलिस को शक होने पर दोनों के पास पहुंची और जब पुलिस को देखा तो वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और थाना चौरी चौरा ले आई। काजल के साथ पकड़ा गया युवक उसका प्रेमी हरिमोहन था। काजल के जिंदा होने की सूचना थाना प्रभारी नीरज राय ने सीओ सुमित शुक्ला और एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता को दी। जैसे ही उन्हें यह खबर मिली, सीओ सुमित शुक्ला गोरखपुर से चौरी चौरा थाने पहुंचे और काजल से सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस ने काजल और हरिमोहन को अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। काजल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। पुलिस से पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह कुछ इस तरह थी। 45 वर्षीय अनिल कुमार पांडेय, जो गोरखपुर जिले के चौरी चौरा इलाके के ओमनगर मोहल्ले के निवासी थे, एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे। उनकी पत्नी सलोनी और 5 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटियां और 2 बेटे थे। उनकी दूसरी बेटी काजल अपने भाई बहनों से थोड़ी अलग थी। काजल ने ग्रेजुएशन तो की थी, लेकिन उसे आगे की पढ़ाई में रुचि नहीं थी, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर पर रहने लगी। काजल के माता पिता उसकी जिद और फैशन के शौक से खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि काजल पढ़ाई जारी रखें, लेकिन काजल अपने तरीके से जीना चाहती थी। वह स्वतंत्र रहना चाहती थी और उसे परिवार की बातों से नाखुशी होती थी। काजल के पड़ोसी विजय पाठक थे, जो पांडेय जी के घर आते जाते थे। वह चौरी चौरा के भोपा बाजार में एयरटेल के दुकान पर काम करते थे। काजल ने एक दिन विजय से कहा कि वह भी काम करना चाहती है। विजय ने काजल की बात को समझा और अनूप जायसवाल, जो उसके मालिक थे, से काजल को नौकरी दिलवाने की बात की। काजल ने मोबाइल की दुकान पर काम करना शुरू किया। जब उसके पिता अनिल पांडेय को इस बात का पता चला तो वह बहुत गुस्से में आ गए। उन्हें काजल का मोबाइल दुकान पर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने काजल से नौकरी छोड़ने की चेतावनी भी दी, लेकिन काजल ने अपने पिता की बात को नजरअंदाज करते हुए नौकरी जारी रखी। काजल को फिल्मी गाने गुनगुनाने का शौक था। जब विजय ने यह सुना तो उसने काजल को एक सुझाव दिया कि वह अपने गाने सिंगिंग ऐप पर अपलोड कर सकती है। इससे उसे भविष्य में सिंगिंग के क्षेत्र में एक मौका मिल सकता है। विजय का सुझाव काजल को बहुत अच्छा लगा और उसने स्टार सिंगिंग ऐप पर अपने कई गाने अपलोड कर दिए। उसी ऐप पर आगरा जिले के खंदौली क्षेत्र के प्यायू खंदौली के रहने वाले हरिमोहन शर्मा भी थे, जिन्होंने अपने कई गाने अपलोड किए थे। इस ऐप के जरिए काजल और हरिमोहन की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे से परिचित हो गए। यह घटना अप्रैल 2018 की थी। काजल और हरिमोहन के बीच दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो गई और दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। अब वे ऐप के बजाय फोन पर बातें करने लगे थे। हरिमोहन, जो बीटेक पास था, एक अच्छे परिवार से था और 4 भाई बहनों में दूसरा था। वह पढ़ाई में भी अव्वल था और आगरा में एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से एसएससी के विद्यार्थियों को तैयारी कराता था। इसके अलावा वह सरकारी नौकरी के लिए भी तैयारी कर रहा था। इसी दौरान काजल उसकी जिंदगी में आई और दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया। जल्द ही काजल और हरिमोहन की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया। जब उनका प्यार गहरा हुआ तो हरिमोहन ने दिसंबर 2018 और मार्च 2019 में काजल से मिलने के लिए आगरा से गोरखपुर यात्रा की। वह बस से गोरखपुर आया और चौरी चौरा पहुंचा। कुछ घंटे काजल के साथ बिताने के बाद वह उसी दिन आगरा लौट आया। अपनी पहली मुलाकात में ही हरिमोहन ने काजल को एक मोबाइल गिफ्ट किया था। काजल को टीवी के क्राइम सीरियल बहुत पसंद थे। सीरियल देखकर उसके दिमाग में विचारों की उठापटक होने लगी। काजल की प्रेम कहानी अब घर वालों से छिपी नहीं रह पाई। काजल के पिता अनिल पांडेय को छोड़कर बाकी परिवार को उसकी रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका था। माँ और बहनें काजल को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन काजल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने ठान लिया था कि हरिमोहन ही उसका सच्चा प्यार है और वह किसी और को अपने जीवन में नहीं चाहती। काजल को यह एहसास था कि घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं, लेकिन वह हरिमोहन के बिना जीने का सोच भी नहीं सकती थी।
इसी बीच काजल ने एक खतरनाक योजना बनाई। वह अपनी हत्या का नाटक करेगी और इसका इल्जाम किसी और पर डाल देगी ताकि घरवाले उसे भूल जाएं। फिर वह हरिमोहन के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी। काजल ने अपनी योजना के बारे में हरिमोहन को बताया और वह भी इसमें शामिल हो गया। अब वह सही समय का इंतजार कर रही थी। जबकि उसकी बहन सीमा को नौकरी पर रखने को लेकर काजल और विजय में विवाद हो गया था। काजल को डर था कि अगर सीमा वहां काम करने आई तो उसकी योजना पर असर पड़ सकता है। काजल पर उसके घर वालों का दबाव था कि वह नौकरी छोड़ दे, क्योंकि लड़कियों का मोबाइल दुकान पर काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन काजल हरिमोहन से संपर्क में थी और उसे जल्दी अपने साथ ले जाने का दबाव बना रही थी। घर वाले उसे बाहर जाने से रोक सकते थे, इसलिए उसने अपनी योजना फुफेरे भाई राजमणि को भी बता दी थी। यह बात अगस्त 2019 के आखिरी सप्ताह की थी। काजल ने 10 सितंबर 2019 को सुबह 9:30 बजे घर से निकलने से पहले कहा कि वह दुकान पर अपना हिसाब करने जा रही है और अब से नौकरी नहीं करेगी। वह हिसाब करके कुछ देर में घर लौट आएगी। घर वाले यह सोचकर खुश हो गए कि काजल में सुधार आ रहा है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि काजल ने उनकी नजरें झूठी सच्चाई से धोखा देने की योजना बनाई थी। उसने जरूरी कागजात जैसे सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और बैंक पासबुक अपने पर्स में रख लिए थे। इधर हरिमोहन चौरी चौरा में काजल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही काजल वहां पहुंची, उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर दोनों टेम्पो से कुसुमही जंगल स्थित वनस्पति माता के मंदिर गए, जहां हरिमोहन ने ग्लिसरीन और लाल रंग मिलाकर नकली खून तैयार किया। उसने काजल के सिर पर यह नकली खून डाला और फिर काजल के हाथ पैर और मुंह बांधकर फोटो खींचे। इन तस्वीरों से यह लगता था जैसे किसी ने काजल का अपहरण कर उसे मार डाला हो और उसकी लाश जंगल में फेंक दी हो। फोटो खींचने के बाद दोनों मुहद्दीपुर गए। वहां वी मार्ट से काजल के लिए कपड़े खरीदे। फिर वे टेम्पो से नौसड़ चौराहे पहुंचे और रेस्टोरेंट में नाश्ता किया। अंत में वे आगरा जाने वाली एसी बस में सवार हो गए और आगरा पहुंच गए। बीच रास्ते में हरिमोहन ने काजल का सिम कार्ड तोड़कर उसे चलती बस से बाहर फेंक दिया। इसके बाद उसी बस में बैठकर उसने काजल की नकली हत्या की सभी तस्वीरें काजल के पिता अनिल कुमार पांडेय के व्हाट्सएप पर भेज दी। इन तस्वीरों को देखकर पांडेय परिवार में हड़कंप मच गया, क्योंकि यह संदेश काजल की हत्या का इशारा कर रहा था। पुलिस ने राजमणि पांडेय को भी आरोपी बना लिया। उसका दोष यह था कि वह पुलिस की गतिविधियों की जानकारी काजल तक पहुंचा रहा था, जिससे काजल और हरिमोहन की योजना सफल हो सकी। पुलिस ने काजल और हरिमोहन के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इन धाराओं में हत्या की झूठी कहानी गढ़ने, झूठे सबूत तैयार करने, पुलिस को गुमराह करने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का आरोप था। काजल और हरिमोहन ने जेल में रहते हुए पुलिस के सामने यह स्वीकार किया कि वे जेल से छूटने के बाद शादी करेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। काजल के माता पिता ने उसे हमेशा के लिए अपना संबंध तोड़ लिया था, लेकिन हरिमोहन के परिवार ने काजल को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। काजल की कहानी में कई पहलू हैं जो समाज और परिवार के संबंधों की गहरी जटिलता को उजागर करते हैं। एक युवा लड़की जो अपने परिवार की इच्छाओं के विपरीत अपनी स्वतंत्रता और प्रेम की चाहत में जीती है, उसे न सिर्फ अपने परिवार से संघर्ष करना पड़ता है, बल्कि समाज की रूढ़ियों से भी जूझना पड़ता है। काजल की प्रेम कहानी ने उसे परिवार से दूर कर दिया और उसकी मानसिकता को एक ऐसा मोड़ दिया कि वह खुद को साबित करने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ी। इस घटना से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी भी रिश्ते या स्थिति में समझदारी, संवाद और परिवार का समर्थन कितना महत्वपूर्ण है। परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझने और उनका समर्थन करने से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। वहीं इस घटना में पुलिस की मेहनत और अनुसंधान से यह भी साबित हुआ कि किसी भी मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए सही दिशा में कड़ी मेहनत और सही सूचनाओं का होना जरूरी होता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी घटना के बारे में जजमेंट देने से पहले पूरी जानकारी और तथ्यों को जानना आवश्यक है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।